23 जून साल 2018 वाइल्ड वॉर्स फुटबॉल क्लब के बच्चे यूजुअली रोज की तरह अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। सभी की उम्र 11 से 16 साल के बीच की थी और इनके साथ एक 25 साल का असिस्टेंट कोच भी था, एक फन। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि कोइंसिडेंटली इनमें से 4 लोगों की बर्थडे आज ही थी और इसी मौके पर प्लान्स बनती है कि सभी टाउन के बगल के पहाड़ के अंदर एक लंबी गुफा है, थैम लंग केव, वहां एडवेंचर करने जाएंगे, लेकिन बिना किसी को बताए हुए। बच्चे और उनके असिस्टेंट कोच बाहर बाइसाइकिल और बैग को छोड़कर केव के अंदर जाते हैं, लेकिन शायद इन्हें यह पता नहीं थी कि ये उनके जीवन की सबसे लंबे घंटे बीतने वाली है और इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन पूरी थाईलैंड या फिर कहीं पूरी दुनिया याद रखने वाली थी। केव पिच ब्लैक, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और क्लोस्ट्रोफोबिक थी। बच्चे केव में मीलों दूर जा चुके थे क्योंकि ये केव पहाड़ के नीचे 10 किलोमीटर लंबी थी और पहाड़ से 1 किलोमीटर गहरी। इसके तुरंत बाद बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और ये बारिश कई महीनों तक रुकने नहीं वाली थी। तेजी से केव में पानी अंदर जा रहे थे और देखते ही देखते पूरी केव डूब चुकी थी। उन बच्चों के हेड कोच हर बार की तरह अपने फोन को साइलेंट करके दूसरे टीम को उसके अपकमिंग टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग करा रहे थे। कुछ देर बाद हेड कोच सेलफोन को उठाते हैं तो बच्चों के पेरेंट्स से इन्हें मल्टीपल मिस कॉल आई हुई थी और बच्चों के पेरेंट्स से बात करने के बाद पता चलती है कि बच्चे घंटों से घर नहीं पहुंचे हैं। कोच सभी को एक एक करके कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी बच्चे को इनकी कॉल नहीं लग रही थी, इनके असिस्टेंट कोच को भी नहीं। किस्मत से इनकी कॉल को एक बच्चा रिसीव कर लेता है, सैंग पॉल, एक 13 साल का लड़का। वो अपने घर में था और तब इन्हें बच्चों के थैम लंग केव में जाने की खबर मिलती है। पुलिस और बच्चों के पेरेंट्स को केव के एंट्रेंस के पास बच्चों के साइकिल्स और बैकपैक देखने के बाद ये कंफर्म हो चुकी थी कि बच्चे केव के अंदर ही है अभी तक। बारिश के मौसम अभी शुरुआत हुई थी, यानी ये नवंबर तक चलने वाली थी। अगर वो 13 बच्चे उस अंधेरी गुफा में बच भी गए होंगे तो वो महीनों तक वहां ट्रैप रहने वाले हैं। लेकिन सवाल ये थी कि बच्चों को वहां से रेस्क्यू करना इतनी चैलेंजिंग क्यों थी और आखिर क्यों पूरी दुनिया की नज़र इस रेस्क्यू मिशन पर थी। 5000 से ज्यादा लोग, 17 देशों की एजेंसी इस नामुमकिन मिशन को मुमकिन करने में लगी थी। आइए समझते इस पूरी कहानी को विस्तार से। A dozen members of a youth football team and their coach are missing. Thought to be trapped in an underground cave. Every minute is important. ये है थाईलैंड की वन ऑफ द लार्जेस्ट केव सिस्टम, पहाड़ों के नीचे 10 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर गहरी, जिनके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस केव का नाम स्लीपिंग लेडी भी है क्योंकि केव के अंदर रॉक फॉर्मेशन एक रिक्लाइनिंग वीमेन की तरह दिखती है। केव के रास्ते पिच ब्लैक और कॉम्प्लेक्स है, टेढ़े मेढ़े पतले रास्ते, इतनी क्लोस्ट्रोफोबिक जिसमें एक्सपीरियंस केवर भी पैनिक हो जाए। यहाँ तक कि एक एक्सपीरियंस केवर रेस्क्यू के दौरान रोने भी लगते हैं, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। ऑलमोस्ट सभी जगह पर नैरो रास्ते होने के बावजूद भी जगह जगह पर स्टाइलेक्टाइट्स निकले हुए थे जो कुछ इस तरह से दिखते हैं और केव में कुछ ही जगह पर चेम्बर थोड़ी सी चौड़ी थी। ये है टी सेक्शन और यहाँ केव 2 रास्ते में स्प्लिट होती है और बच्चे मोस्ट प्रोबेबली यही रास्ते से आगे गए होंगे जो रफली 10 किलोमीटर तक आगे एक्सटेंड करती है। अगर बारिश धीमी होती है और डाइवर अंदर जाते हैं तो इन्हें कई मुश्किलात का सामना करनी थी क्योंकि अंदर के पानी कभी स्टेबल नहीं होने वाली थी। केव में मल्टीपल क्रैक्स और फ्रैक्चर्स थी और पहाड़ के अंदर से वहां रेगुलर पानी आ रही थी। केव के अंदर पानी की इतनी तेज बहाव में डाइवर को डाइव करनी एक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थी और विजिबिलिटी नियर जीरो। ठंडी पानी, पूरी तरह से अंधेरा केव, डाइवर को खुद पता नहीं होती कि वो सरफेस से कितना ऊपर स्विम कर रहे हैं। इन्हें केव के पत्थरों से बार बार चोटें लगने वाली थी। डाइवर्स को मीलों तक इसी छोटे जगह में डाइव करनी थी। इन्हें खुद नहीं पता थी कि आगे इन्हें स्टेलेक्टाइट से इन्हें चोटें भी लगने वाली है। ये एक अनइमेजिनेबल और हाईली स्ट्रेसफुल रेस्क्यू मिशन बन चुकी थी जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। और अब शुरुआत होती है हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेस्क्यू मिशन। सो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मारूफ और आप देख रहे हैं थाई केव रेस्क्यू अगेंस्ट ऑल ऑड्स।
टाउन में लोकल अथॉरिटीज के साथ साथ थाईलैंड के नेवी सील्स के स्पेशल डाइवर्स आते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट टीम सेटअप होती है रेस्क्यू टीम को कोऑर्डिनेट करने के लिए। दर्जनों देशों के मल्टीपल एजेंसीज बाहर कैंप सेटअप करके अपनी तरफ से मदद कर रहे थे। कई हजारों लोग वॉलेंटियर के तौर पर सेल्फलेसली अपने एफर्ट इसमें डाल रहे थे। दर्जनों हेलीकॉप्टर्स पहाड़ों के चक्कर काट रही थी दूसरे रास्ते खोजने के लिए। थाई के नेवी सील्स अपनी पहली डाइव करने केव में जाते हैं, लेकिन अंदर पानी की बहाव काफी तेज थी और वो कुछ देर बाद खुद को कई चोटें लगवाकर बाहर आते हैं, खून से लथपथ होकर। लेकिन बच्चों की कोई भी खबर नहीं थी। वर्नन अंसबर्थ एक ब्रिटिश सिविलियन, वो एक एक्सपीरियंस डाइवर थे। इन्हें थाई केव की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि वो इस केव को कई सालों से एक्सप्लोर कर रहे थे और इसकी मैपिंग कर रहे थे। अंसवर्थ का यहाँ होना किस्मत की बात थी क्योंकि अंसवर्थ की अच्छी दोस्ती थी दो बेस्ट ब्रिटिश डाइवर से और वो थाई नेवी सील अथॉरिटी को उनसे कांटेक्ट करवा देते हैं। जॉन वोलैंथिन और रिक स्टैंटन। जॉन और रिक लंबे समय से अच्छे दोस्त थे और आपस में इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी क्योंकि दोनों बहुत सारे रेस्क्यू मिशन परफॉर्म कर चुके थे और बॉडी रिकवरी मिशन भी साथ में कर चुके थे। How far they have gone. डेली रेस्क्यू साइट पर नए नए एक्सपर्ट आ रहे थे, लेकिन सब में यही डर थी कि हम लेट ना हो जाए। अगर बच्चे जिंदा होंगे तो उनके लिए खाना पानी नहीं होगा क्योंकि वो तो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए एडवेंचर करने गए थे। जब दोनों ब्रिटिश डाइवर जॉन और रिक रेस्क्यू साइट पर आते हैं तो थाई नेवी सील्स के बीच में इन पर कई सारी डाउट थी कि क्या इन दोनों बुड्ढे कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो कि हम थाई नेवी सील नहीं कर सकते। As far as I know, there's no like theatre of war inside a cave, so they've never ever been in a cave in their lives. So of course they haven't got those sort of spatial skills to navigating one, which we've honed over all those years. जॉन के लिए केव डाइविंग एक पैशन की तरह थी, हालांकि वो थे एक आईटी कंसल्टेंट और रिक एक फायर फाइटर थे। दोनों एथलेटिक और मिलिट्री टैक्टिक में कमजोर थे, लेकिन इनके पास एक स्पेशल स्किल सेट थी जो इस कंडीशन में परफेक्ट सूट करती थी। केव के अंदर जाने के लिए दूसरी स्किल की जरूरत थी क्योंकि केव के ऑलमोस्ट हिस्से डूब चुके थे और जगह छोटी और टेढ़े मेढ़े थी। जगह जगह पर नुकीले पत्थर भी निकले हुए थे और ऐसे रास्ते पर जाना नेवी सील की बस की बात नहीं थी, जबकि ये दोनों इस सिचुएशन के लिए एब्सोल्यूट एक्सपर्ट थे। रिक और जॉन के लिए केव सिस्टम में अपनी पहली डाइव करनी पार्टिकुलरली चैलेंजिंग थी क्योंकि वो अंदर के पानी के फ्लो के खिलाफ डाइव कर रहे थे। There was a really strong current. You probably couldn't swim against it for long distance, so we were on the floor with our hands in the sand, pulling ourselves along. That was the only way to make progress. दोनों अंदर एक केबल लगा रहे थे जिससे दूसरे डाइवर को इसके सहारे चलने की सहूलियत मिल सके, लेकिन स्टिल वो चैलेंजिंग थी। केव में एक पटाया बीच नाम की चेंबर भी थी, टी सेक्शन से कहीं ज्यादा आगे। वो एक एलिवेटेड जगह पर थी, यानी थोड़ी सी ऊंची थी। अगर बच्चे जिंदा होंगे तो शायद वहीं हो सकते हैं। तेज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उसकी पानी केव के अंदर जा रही थी। फिलहाल के लिए रेस्क्यू को रोक दी जाती है, लेकिन डर इस बात की थी अगर बच्चे सेफ स्पॉट पर होंगे तो वो सेफ स्पॉट भी पानी के कारण बच्चे के हाथ से न चली जाए। लेकिन फिर भी वहां के लोग और नेवी सील पूरी मेहनत कर रही थी केव के अंदर वाटर लेवल को घटाने के लिए, और इनके साथ समैन गुनान भी हेल्प कर रहे थे जो कि एक एक्सपीरियंस फॉर्मर थाई नेवी सील ऑफिसर थे। पंप से केव के वाटर लेवल को घटाकर इसे डायरेक्ट पहाड़ के बगल के खेतों में रिलीज की जा रही थी, जिससे किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो रही थी। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। इनफैक्ट दर्जनों हेलीकॉप्टर पहाड़ों के चारों तरफ घूम रही थी एक दूसरे एंट्रेंस को खोजने के लिए, लेकिन इन्हें कोई भी नई एंट्रेंस नहीं मिलती है। Locals are holding out hope that they're still alive. टाउन की वेदर स्लाइटली इंप्रूव हो रही थी और वो दोनों ब्रिटिश डाइवर वापस रेस्क्यू में लग जाते हैं और एक लंबे केव डाइविंग की शुरुआत करते हैं पटाया बीच की तरफ जाने के लिए। लंबे और एग्जॉस्टिंग डाइव के बाद वो फाइनली पटाया बीच पहुंच जाते हैं और अब वो केव के हाईएस्ट पॉइंट पर थे, लेकिन इन्हें बच्चों के होने की कोई भी साइन नजर नहीं आ रही थी और इनके यहाँ से आगे जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि डाइवर्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की एक बेसिक रूल होती है। रूल ये थी कि ऑक्सीजन के 1/3 जाने में यूज होने वाली थी और 1/3 वापस लौटने में, और बाकी के 1/3 रिजर्व रहने वाली थी। लेकिन वो दोनों इस रूल को ऑलरेडी ब्रेक कर चुके थे और वो अभी तक गिव अप नहीं करना चाहते थे। वो केव सिस्टम में कंटिन्यू आगे जा रहे थे और अब तक वो जितना टी सेक्शन से पटाया चेंबर आए थे उससे दुगनी आगे बढ़ चुके थे। उन्हें अब तक डाइविंग करते हुए 6 घंटे हो चुके थे और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे, रिक स्टैंटन को बच्चों की महक आती है। I was sniffing the air for signs, any airspace I was sniffing for signs of human. You can smell human. Well, there are, yes. Yes. फिर उन्हें दूरी पर एक लाइट नोटिस होती है और जब वो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें आवाजें भी आ रही थी, और जब वो अपने कैमरे को ऑन करते हैं
you as best you can. Thank you. How many of you? 13. Brilliant. It's okay. Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. What day? Tomorrow. No. What day is it? Now asking. Monday. Okay, but 1 week and Monday. You have been here 10 days. 10 days. You are very strong. Dramatic scenes in Thailand. Against all odds, rescuers in Thailand have found 12 missing boys. Well, what an amazing day. For family members, pure elation after a heartbreaking waiting game. सभी लड़के केव एंट्रेंस से 4 किलोमीटर की दूरी पर पाए गए थे, लेकिन किस्मत से सभी सही सलामत थे, लेकिन 10 दिनों से भूखे भी। गुफा में भूखे सरवाइव करने के लिए उनके कोच ने उन्हें मेडिटेशन करने सिखाए और एक सीरीज ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बताई। एनर्जी बचाने के लिए सभी को मूवमेंट करने से भी रोक लगा दिए। हालांकि उन्हें खाना नहीं मिल रही थी, लेकिन ऊपर स्टेलेक्टाइट से हल्की हल्की पानी टपक रही थी और वही उनका पानी का आखिरी जरिया था और बाकी के केव के अंदर की पानी गंदी थी। सभी यहाँ 14 फीट ऊंची जगह पर थे जहाँ अभी तक पानी नहीं आई थी और ये पूरे एंटायर केव में यही एक जगह थी जहाँ बच्चे सरवाइव कर सकते थे। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी कि बच्चों ने टनल को खुद से खोदने की भी कोशिश की थी। अगर पहाड़ के पर्सपेक्टिव से देखे तो बच्चे पहाड़ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर गहराई में थे, तो यहाँ से इनका टनल खोदना बहुत ही बुरा आइडिया था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। Quickly we realized that our problem was only just beginning. Finding them is one thing, but what are you going to do next? लेकिन पता है, इस मिशन में बच्चों को खोजना सबसे इजी पार्ट थी। बच्चे मिले थे उन्हें एंट्रेंस से 4 किलोमीटर की दूरी पर। पहली बात तो एक्सपीरियंस केव डाइवर भी अंदर में जाकर पैनिक कर रहे थे और दूसरी उन्हें डाइव करके 6 घंटे का सफर तय करनी थी। लेकिन अब उन्हें बच्चे भी साथ में लानी थी जिन्हें जरा भी केव में डाइव करनी नहीं आती थी। तो इस तरह से बच्चे निकलेंगे कैसे? और पता है, अभी यह अंधेरी गुफा एक इंसान की जान लेने वाली थी। So the plan for now is this. They are trying to furiously pump as much water out of this cave as possible. In previous cave rescues, drilling has been used as a way to get people out. And the final option is to leave the group inside the cave until around mid-October, when the monsoon season finally ends. So basically, बच्चों को बाहर निकालने के लिए यहाँ 3 रास्ते नजर आ रही थी। पहली ऑप्शन थी कि बच्चों को सिखाया जाए डाइव करने के लिए। वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ प्रैक्टिस कर सकते थे छोटे डाइव करके, और वो तब तक करते जब तक वो एक लंबे मुश्किल सफर के लिए तैयार ना हो जाए। दूसरी ऑप्शन थी कि बच्चों को एक इमरजेंसी एलिवेटर के थ्रू निकाला जाए केव के ऊपर एक सॉफ्ट सिंक होल बनाकर। फाइनली एक तीसरी ऑप्शन भी थी, वेट की जाए तब तक जब तक ये बारिश का सीजन खत्म ना हो जाए और तब तक टीम के थ्रू उन्हें खाना पानी प्रोवाइड कराई जाए, और जब केव से पानी निकल जाएगी और लेवल नीचे आ जाएगी तो वो सभी बाहर निकल सकते हैं। हालांकि बाहर के लोगों के लिए ये तीनों ऑप्शन में से किसी एक को चूज करनी थी, लेकिन रेस्क्यूअर के लिए ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन रियलिस्टिक नहीं थी। बच्चों को डाइव करना सिखाना ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ये पॉसिबल नहीं थी, जबकि कुछ बच्चों को सिर्फ डाइव ही करनी नहीं आती थी, बल्कि वो लोग कई दिनों से थके हुए थे, एग्जॉस्ट थे, उन्हें प्रॉपर स्लीप भी नहीं मिली थी। बच्चों को इस क्लॉस्ट्रोफोबिक केव में डाइव कराने का मतलब था इन्हें पैनिक अटैक आनी तय थी। शाफ्ट को ड्रिल करके बनानी भी कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक थी। पहाड़ों में कहाँ ड्रिल की जाती जिससे वो एग्जैक्टली शाफ्ट से बच्चों के पास पहुंच जाए, इसकी भी एग्जैक्ट लोकेशन खोजनी नामुमकिन थी। हालांकि रेस्क्यूअर ऊपर से 100 से ज्यादा होल भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में बड़े बड़े सॉलिड पत्थर आ जाते थे, तो ये प्लान भी फेल हो जाती है। और आखिर में बरसात के मौसम को खत्म होने का इंतजार करना भी बेवकूफ़ी थी। चेम्बर की ऑक्सीजन ऑलरेडी डेंजरस रेंज में थी, नॉर्मल 21% से गिरकर वो 15% तक आ गई थी। इसका मतलब बच्चों की जान जानी तय थी, और ये बरसात की मौसम अभी शुरू ही हुई थी जो नवंबर तक रहने वाली थी। टीम को ऑलमोस्ट 4 महीने तक इंतजार करनी पड़ती और शायद बारिश और बढ़ने से इसकी सेफ स्पॉट भी इन डेंजर में आ जाती। और अब ये रेस्क्यू मिशन में एंट्री होती है इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क भी इस रेस्क्यू में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे। उन्होंने बनाया था एक टाइनी किड साइज्ड सबमरीन वहां से बच्चों को निकालने के लिए। सबमरीन को बहुत ही हल्की बनाई गई थी और बच्चों को उसमें डालकर निकाला जा सकता था, लेकिन इस सबमरीन को इस्तेमाल नहीं की जाती है क्योंकि वर्न अंसवर्थ के अकॉर्डिंग ये इम्प्रैक्टिकल थी। बच्चों को इसमें डालकर ले जाना, वो अंदर में घुटन से ही मर सकते थे। और क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इस न्यूज को कवरेज दे रही थी, तो अंसवर्थ ने इनफैक्ट कहा कि It wouldn't have made the first 50 meters into the cave from the dive start point. Just a PR stunt.
दोनों के बीच कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, जिसमें मस्क ने अंसवर्थ को कहा कि वो पेडोफाइल है, और फिर मस्क इसके लिए माफी भी मांगते हैं क्योंकि अंसवर्थ ने मस्क पर डिफेमेशन केस कर दिया था। और इसी तरह से रेस्क्यू के दौरान ही दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ चल रही थी। खैर, किसी के पास भी कोई भी एक रियलिस्टिक प्लान नहीं थी, तो रिक स्टैंटन के पास एक क्रेजी आइडिया आती है। क्या हो अगर बच्चों को एक सिडेटिव ड्रग केटामीन इंजेक्ट की जाए और बेहोश बच्चों को केव से ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकाली जाए। इस समय तक रिक स्टैंटन अपने पुराने दोस्त के साथ टच में थे, डॉक्टर रिचर्ड हैरिस। हैरिस एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया से, और एक केव डाइवर भी थे। उन्हें 30 साल की एक्सपीरियंस थी। लेकिन हैरी इस प्लान के खिलाफ थे क्योंकि बच्चों को सेडेटिव थोड़े अमाउंट में ही दी जा सकती थी, अदरवाइज ज्यादा देने से वो मर सकते थे। एक डोज में बच्चे 1 ही घंटे तक बेहोश रह सकते थे, लेकिन इन्हें सफर तय करनी थी 6 घंटे की, यानी बीच बीच में पानी में ही इन्हें डोज देती रहनी होगी। और अगर उसी बीच बच्चे जाग गए तो उन्हें पैनिक अटैक आ सकती है और वो वैसे भी मर सकते हैं। Never actually done it before, and yes, it was the first time. और फिर ये खबर आती है। Breaking news out of Thailand, where a former Thai Navy SEAL has died during rescue operations. समान गुनान बच्चों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाकर वापस लौट रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केव के अंदर स्टेलेक्टाइट से उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर टकरा जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर पैसेज में नीचे गिर जाती है और पूरी ऑक्सीजन पानी में बह जाती है। और फिर समान ऑक्सीजन की कमी से अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। This has taken on a whole new level of seriousness. There's a sense of mourning here today. It's about how they'll get the 12 boys and their coach out alive. डॉक्टर हैरिस को कोई दूसरी ऑप्शन नजर नहीं आ रही थी और आखिरकार वो इस प्लान के लिए राजी हो जाते हैं। हैरिस बच्चों के एज और वजन के अकॉर्डिंग सभी के लिए अलग अलग डोजेस तैयार करते हैं। Having to sedate these youngsters to such a level that they were incapacitated but remain alive and then be thrust into the cold water was an extremely risky proposition. दुनिया के बेस्ट केव डाइवर को थाईलैंड बुलाई जाती है और एक बेस्ट टीम तैयार की जाती है। John Valanthan, Rick Stanton, Jason Mallinson, and Chris Jewell. बच्चे यहाँ 16 दिन से फंसे थे और अब शुरू होती है हिस्ट्री की सबसे बड़ी रेस्क्यू मिशन। We honestly believe that there would be an attrition rate. If 2 of them came out alive, that would have been a good result. और इसे पूरी दुनिया देख रही थी। केव के पैसेज बहुत ही पतली और कॉम्प्लेक्स थी। एक बच्चे को सिर्फ एक ही डाइवर ले जा सकता था। बच्चे को बेड सूट पहनाई जाती है और फिर उन्हें सेडेटिव ड्रग्स के 2 शॉट्स दिए जाते हैं जिससे बच्चे फुल्ली अनकॉन्शियस हो जाए, और एक स्पेशल डाइविंग मास्क पहनाई जाती है। बच्चे के हाथ को पीछे करके बांध दी जाती है जिससे उसके हाथ स्विंग ना करे। एक केबल के जरिए डाइवर खुद को बच्चे से जोड़ते हैं जिससे वो अंधेरे पैसेज में भुला ना जाए। रास्ते में डाइवर्स को यह भी ध्यान देनी थी कि बच्चे प्रॉपर सांस ले भी रहे हैं या नहीं। दोपहर के 1 बज रहे थे और इन बच्चों की पहली सफर शुरू होती है। बच्चों की जिंदगी अब इन डाइवर्स के हाथ में थी। The worst fear was losing contact with the guideline and losing contact with the boy. A child's life that's in your hands, a child who's asleep. पीछे 3 और डाइवर्स बच्चे को लेकर निकलते हैं। एक बहुत ही पतली पैसेज, सिर्फ 30 इंच की, एक छोटी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। टेढ़े मेढ़े अंधेरे रास्ते और साथ में एक कीमती कार्गो। Whilst holding on to the dive line in one hand and holding on to the child in the other hand. बच्चे पर सेडेटिव की असर खत्म होने लग रही थी। डिफिकल्ट सिचुएशन की डिफिकल्टी और बढ़ चुकी थी। I was in a deep canal. I was on my own. There was no dry place to put the boy, and I needed to inject the sedative into his thigh. सिचुएशन बेहतर होने का इंतजार करना बुरा आइडिया था। वो बच्चे के पानी में फ्लोट होते हुए उसके पैर में डोज को इंजेक्ट कर देते हैं। The whole thing is really fraught with mental strain. High stress, as we should. ऑलमोस्ट 4 घंटे बाद बच्चे और रेस्क्यूअर केव में मीलों तक का सफर तय कर चुके थे, लेकिन अभी तक ये खेल खत्म नहीं हुई थी। फाइनल चेंबर की सबसे नैरो पैसेज आती है जहाँ टाइटेस्ट स्क्वीज थी। बच्चे को यहाँ लेकर फिट होनी बहुत ही मुश्किल थी। होल में बड़े बड़े स्टेलेक्टाइट्स निकले हुए थे। You couldn't fit through the stalactites. Certainly the most difficult part of the cave to navigate. हालांकि मुश्किलात का सामना करते हुए वो रस्सी के गाइड के सहारे स्लोली और केयरफुली वहां से निकल जाते हैं। Mission Impossible has now become Mission Incredible. Well, this is what all of those who've been involved in this operation have been waiting to see. The boys are coming out. The buzz was amazing. It was quite incredible that we got the first 4 out. We weren't sure we would. Emotions were running high.
पहले दिन 4 बच्चे सक्सेसफुली निकल गए थे और ऐसा लग रहा था ये प्लान काम कर रही है। लेकिन पता है, अब एक चीज बदल चुकी थी। पहले अगर रेस्क्यूअर एक बच्चे को भी सही सलामत निकाल लेते तो उन्हें हीरो माना जाता, लेकिन अब अगर वो एक बच्चे को भी बचाने में नाकामयाब रहे तो उन्हें पता नहीं क्या क्या माना जाएगा। उन पर अब पहले से कहीं ज्यादा प्रेशर बढ़ चुकी थी। 8 बच्चे और एक असिस्टेंट कोच अंदर बचे हुए थे। We need to do it not once more, but twice more. डाइवर्स उस जगह से वापस दूसरे 4 बच्चे को बाहर निकालते हैं। दूसरी सक्सेस। 4 more boys emerging from that cramped and flooded cave. All are now in hospital in nearby Chiang Rai. लेकिन आखिरी दिन असल ड्रामा शुरू होती है। आखिरी दिन प्लान थी 4 बच्चे और एक असिस्टेंट कोच को बाहर निकालने की, लेकिन इसमें 3 मेजर प्रॉब्लम आती है। आज की मौसम पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ी हुई थी और भारी बारिश से केव के अंदर वाटर लेवल कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी और पंप से पानी को बाहर निकालने के लिए जितनी भी मेहनत की गई थी सब फेल हो चुकी थी और अब डाइवर्स को केव के अंदर पानी के तेज बहाव का भी सामना करना था। आज सभी डाइवर्स बहुत ही नर्वस थे। एक बच्चे पर एयर मास्क फिट नहीं हो रही थी और इसलिए डाइवर्स उसके लिए दूसरे मास्क लेके गए थे, लेकिन वो भी प्रॉपर फिट नहीं हो रही थी। लेकिन डाइवर्स के पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी, वो बस अच्छा होने की उम्मीद ही कर सकते थे। सभी डाइवर्स रिकी स्टैंटन ने जो रस्सी लगाई थी उसे पकड़ते हुए पैसेज में सफर कर रहे थे और क्रिस भी वही रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ रहा था। I was stretching the line with my hand and it just slipped out my fingers. और हमें पता है पैसेज की विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 थी। क्रिस वहां भुला चुका था, वो बुरी तरह पैनिक हो रहा था। I was sweeping with my arms, trying to pick up the line. And I couldn't find the line. 20 मिनट तक रस्सी को खोजते हुए उसे दूसरी नीचे केबल लगी हुई मिलती है जो शुरू में थाई नेवी सील ने लगाई थी, लेकिन गलती ये होती है कि वो उस केबल के सहारे अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग रहा था। इन्हें कोई आइडिया नहीं थी वो कहाँ जा रहा है, वो लिटरली भुला चुका था। आखिर में इन्हें एक छोटी चेंबर मिलती है जहाँ वो बच्चे को पानी से बाहर निकालता है। क्रिस बेचारा उस चेंबर में बैठे हुए रो रहा था, इनकी आंखों से आंसू निकल रही थी। Thankfully, I realized I was back somewhere that I was familiar with. थैंकफुली वो इस जगह को पहचान लेते हैं और वो पुरानी वाली रस्सी को पकड़कर दोबारा सही डायरेक्शन में चलने लगते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी सेकंड तक भी इंटेंस चलती है, लेकिन सभी मुश्किलों के बावजूद फाइनली रेस्क्यूअर ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था। They are safe, they are out, they have done it. They have been rescued from that flooded cave. Millions of people around the world are breathing easier tonight. After intense struggle with nature, the agonizing wait was over. Unreal. Amazing. 13 out of 13. It's not an unlucky number anymore. Things that seem impossible aren't always so. Difficult things can be achieved and amazing things can happen. One of the greatest rescue of all time. एक सक्सेस की कहानी जिसे पूरी दुनिया ने देखा। 5000 से ज्यादा लोग, 200 से ज्यादा रेस्क्यूअर, मिलिट्री बिना कोई स्वार्थ के इस मिशन पे काम किए। दर्जनों देशों की एजेंसी ने मिशन कंप्लीट कर लिया था, जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा पॉसिबल भी होगी। बच्चे को केव से बाहर निकालना एक चमत्कार की तरह थी और ये केव मिशन इंसानियत की मिसाल बन गई थी। जब पूरी दुनिया इस रेस्क्यू की खुशी मना रही थी, तब डॉक्टर हैरिस को एक खबर आती है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो पार्किंसंस डिजीज से लड़ रहे थे। जब उन्हें अपने बेटे की सख्त जरूरत थी, वो यहाँ थे बच्चे को बचाने में व्यस्त। शायद यही इनकी नियति थी। और कहते हैं ना, सक्सेस बिना किसी कीमत की नहीं मिलती। बेरूत पकबरा एक फर्स्ट क्लास पीटी ऑफिसर थे। रेस्क्यू की वजह से इन्हें ब्लड इन्फेक्शन हो चुकी थी और 1 साल के अंदर ही इसकी मौत हो जाती है। बेरूत पकबरा और समैन गुनान दोनों थाईलैंड के नेवी ऑफिसर की जान गई इस फुटबॉल टीम को बचाने के लिए। सो गाइस, ये डॉक्यूमेंट्री यहीं खत्म करते हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने की कोशिश की है जिसमें मीडिया आउटलेट्स के मल्टीपल क्लिप्स यूज हुए। सो दैट्स व्हाई ये वीडियो बनाने में मेरे लिए थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो गई थी और इसलिए वीडियो अपलोड होने में लेट हो गई है। बेसिकली इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर 3 शोज बनी है। मैंने तो एक्चुअली तीनों देखी है, बट आई थिंक 13 लाइफ्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है।